सबके तरीके क्या है, अलग अलग है। तो इस प्रकार वो आपको जटिल विषय को भी सरल रूप में प्रस्तुत करने का मौका देता है। और यदि आप प्रेजेंट करना चाहते हैं तो फिर इस पीपीटी के थ्रू या दृश्य श्रव्य उपकरण के थ्रू आप सामने वाले को आसान तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। बालक का ध्यान अध्ययन की ओर केंद्रित करना, ठीक है। अभी पीपीटी चल रहा है तो हमारा पूरा ध्यान या तो सर की आवाज पर है या फिर इस बोर्ड पर है, इस प्रोजेक्टर पर है। अदरवाइज मेरे साइड वाला क्या कर रहा है, मेरे पीछे वाला क्या कर रहा है, ठीक है। यही दिमाग चलते रहता अगर ये हम यूज नहीं करते। दैट इज ऑल ओवर द दृश्य श्रव्य उपकरण के प्रयोग के पर्पस है, उसके उद्देश्य है। नेक्स्ट है जो मेन पॉइंट है आपका, ये है दृश्य श्रव्य उपकरण के प्रकार। तो हमने देखे विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य उपकरण का प्रकार शिक्षण निम्न प्रक्रिया में किया जा रहा है, जो निम्न है, ठीक है। बेसिकली मैंने अलग अलग कर दिया उसको। फर्स्ट नंबर है श्रव्य उपकरण, सेकेंड है दृश्य उपकरण, तो दोनों को कंबाइन करके बनाया गया दृश्य श्रव्य उपकरण। सबसे पहले सिर्फ जब उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था तो सिर्फ श्रव्य उपकरण का उपयोग किया जाता था, मीन्स सिर्फ सुनकर हम चीजों को सीखते थे, ठीक है। अब ये सुनना पहले क्यों आया और देखना बाद में क्यों आया, ठीक है। तो जो लर्निंग की जो स्किल्स होती है वो 4 स्किल्स होती है, सुने क्यों? LSRW सुने, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, सुने LSRW स्किल कहते हैं इसको। तो सबसे पहले जब हम किसी लैंग्वेज को सीखते हैं या किसी भाषा को सीखते हैं, सबसे पहले क्या किया जाता है, लिसन किया जाता है, फिर ट्राई टू स्पीक, फिर हम क्या करते हैं उसको बोलने की कोशिश करते हैं। आफ्टर स्पीकिंग वी ट्राई टू रीड। जब नर्सरी में जाते हो, थोड़ा सा बड़ा होता है, क्या करते हो आप, रीडिंग करते हो। डायरेक्ट आपको लिखना नहीं सिखाता नर्सरी वाला। नर्सरी में क्या होता है, राइटिंग, देन व्हेन वी ग्रो, थोड़ा सा बढ़ते हो आप तो फिर क्या होता है आपका राइटिंग, तब आप लिखना सीखते हैं। दैट इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, श्रव्य, मतलब हम सबसे पहले कैसे सीखे, सुनकर सीखे। तो पुराने टाइम में क्या होता था, यदि किसी घटनाओं के बारे में बताना होता था या किसी राजनीतिक विषय पर बताना होता था या किसी चीज की जानकारी देना होता था तो वो श्रव्य उपकरण, और श्रव्य उपकरण के अंतर्गत वो फोनोग्राम, रेडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, ऐसे अन्य बहुत सारे श्रव्य उपकरणों का यूज करता था। सबसे पहले रेडियो को उपयोग किया गया, ठीक है। रेडियो में क्या होता था कि वहां एक बार बोल दिया गया तो वो इंफॉर्मेशन खत्म। तो दिक्कत क्या होती थी कि हम इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड नहीं कर पाते थे, क्योंकि एक बार हम सुनकर उस चीज को समझ लें, इतनी पॉसिबिलिटी नहीं है कि ऐसा है कि हमने सुना और उस चीज को समझ लिया, नहीं है, पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो रेडियो क्या करता था, जितने भी इंफॉर्मेशंस होते थे या और इसका कहीं भी यूज कर सकते थे, आप दूरस्थ शिक्षा के रूप में भी बोल सकते हो या जंगल में बैठ के भी उसका किसी भी इंफॉर्मेशन को सीखना चाहते हैं तो वो सुनकर आप उसी को सीख सकते हैं, लेकिन वो वन टाइम रहता था, रिपीट नहीं होता था। उसको उसके बाद क्या लाया गया, आपका ये लाया गया फोनोग्राम, ठीक है। फोनोग्राम बोले ग्रामोफोन, दोनों लगभग पैरेलल है, लगभग समान है, ऐसा बोल सकते हैं। इसका यूज आप देखेंगे, एक्चुअली मैंने पिक्चर यहाँ एडिट नहीं किया है, जो ऐसे तो साउंड रहता था वो तवे के आकार में, आपने कभी पुराने गिफ्ट जो चलता था वो तवे के आकार में ऐसा बना रहता था, वो कहलाता आपका ग्रामोफोन, जिसका यूज रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन को बाद में सुनने के लिए किया जाता था। जैसे कि एक संगीतकार जो है किसी गाने को गा दिया है, ठीक है, उसने बना दिया है, कंपोजिशन हो चुका है, अब बाद में उस चीज को सुनना चाहता है तो उसके लिए उसने क्या यूज किया, ग्रामोफोन किया। ग्रामोफोन के साथ साथ एक फोनोग्राम है, दोनों लगभग सेम है, लेकिन फोनोग्राम का यूज जो है लैंग्वेज को सीखने के लिए करता है। लैंग्वेज को सीखने के लिए मतलब जो विदेशी भाषा है, ठीक है, जो अदर स्टेट के जो लैंग्वेजेस हैं उसको सीखने के लिए हम फोनोग्राम का यूज करते हैं। एंड टेप रिकॉर्डर इज आल्सो सेम दैट, वो भी लगभग इसी के प्रकार है कि रेडियो या किसी चीज को सुनने के बाद या सुनाने के बाद उस चीज को अगर हम रिकॉर्ड कर करते, जैसे कि ये चल रहा है, मैं अभी ये लेक्चर दिया हूँ, फिर से बोलो सर, जो स्टार्टिंग से बोले हो मैं उस चीज को बोल सकता हूँ क्या, नहीं बोल सकता हूँ। अगर उस चीज को फिर से रिकॉर्ड करके तुम्हें सुनाया जाए तो आप एज्यूम कर सकते हैं, हाँ सर ने इसके बाद ये कहा, सर ने इसके बाद ये कहा, टेप रिकॉर्डर, सिर्फ अगर साउंड रिकॉर्ड होता तो, ठीक है। उसके बाद सेकेंड नंबर आपका दृश्य उपकरण थोड़ा और डेवलप हुआ, और दृश्य उपकरण में फिर लाया गया साउंड, बुलेटिन बोर्ड, स्लाइड्स, फिल्म स्ट्रिप, ग्राफ, नक्शे, चार्ट, चित्ररेखा, चित्र, पोस्टर आदि। इन सभी चित्रों में रिटर्न के साथ साथ
लिखने के साथ साथ पिक्चर्स को भी शो किया गया। ठीक है, दृश्य सामग्री में क्या किया गया, रिटर्न के साथ साथ पिक्चर्स को भी शो किया गया। जैसे कि स्लाइड शो चल ही रहा है, ठीक है, लिखा भी है और दिख भी रहा है। तो दृश्य उत्प्रेरक में इन सब चीजों का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे कि आपने नक्शे देखे होंगे, नक्शे में हर चीज को अलग अलग कलर से क्या किया गया है, शो किया गया है कि ब्लू कलर है तो ये इसका है, रेड है इसका है। ठीक है, इसी प्रकार पोस्टर है, बुलेटिन बोर्ड है। बुलेटिन बोर्ड से क्या समझ रहे हैं आप लोग, नोटिस बोर्ड है, जो वहां लगा है वो नोटिस बोर्ड है। बुलेटिन बोर्ड एक ऐसा बोर्ड होता है जो लगभग सब क्लास में लगी होनी चाहिए। ठीक है, बुलेटिन बोर्ड में जो कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है, चाहे मैथ्स की बात करूं तो उसके जो फॉर्मूलाज होते हैं वो चीज आपके बुलेटिन बोर्ड में होनी चाहिए। कोई थ्योरीज है, कोई कॉन्सेप्ट है, उसको भी आप प्रॉपर प्रिंट करके आप वहां आपके क्लास में बुलेटिन बोर्ड में लगा सकते हैं। तो नोटिस बोर्ड और बुलेटिन बोर्ड में ये अंतर है कि बुलेटिन बोर्ड जो है आपके क्लास के मेन डोर पर या फिर आपके क्लास में रहता है, नोटिस बोर्ड पे नोटिस के भी रहता है। ठीक है, तो स्लाइड्स का मतलब ऑलरेडी आप देख रहे हैं फिल्म स्ट्रिप। फिल्म स्ट्रिप में क्या होता है कि वो सिर्फ ऐसे खिसकाते जाते हैं, जो स्लाइड्स चलते रहता है उसमें पिक्चर्स होते हैं, वो फिल्म स्ट्रिप्स कहलाते हैं। ग्राफ नक्शे के बारे में आई थिंक एवरीवन नो दैट, सबको अच्छे से मालूम होगा। ठीक है, फिर चार्ट चित्र, रेखा चित्र, पोस्टर, पोस्टर के थ्रू भी आप जाके पिक्चर, उसमें पोस्टर में बढ़िया सा चित्र बना के रिटर्न कर दिए और जाके समझा रहे बच्चे को इसको ये कहते हैं और ये इस प्रकार से होता है। इस प्रकार से आपका दृश्य उत्पन्न हुआ और आपका जब दोनों का कॉम्बिनेशन किया गया तो आपकी जो टीचिंग लर्निंग जो है प्रोसेस है, शिक्षा जो प्रक्रिया कहते हैं, वो ज्यादा इफेक्टिव हुआ। जिसका आप चलचित्र और टेलीविजन, चलचित्र और टेलीविजन मतलब समझ रहे हो, आई थिंक जो मूवीज जो आपकी चलती है, टेलीविजन जो आपकी चलती है, जिसमें दिखने के साथ साथ आपको सुनने की भी फैसिलिटी मिलती है। तीनों में क्या अंतर था, यहाँ सिर्फ सुनते थे, देखने को नहीं मिलता था। यहाँ सिर्फ देखते थे, सुनने को नहीं मिलता था। और ये जो है आपका दृश्य श्रव्य उपकरण, जिसका यूज आप सुनने के साथ साथ देखते भी हैं। जब सुनने के साथ साथ देखते भी हैं तो चीजें हमको बहुत आसान तरीके से, कोई भी कॉन्सेप्ट हो वो बड़े आसान तरीके से हमको क्या आती है, समझ में आती है। ओके, देन दृश्य व श्रव्य सहायक साधनों का महत्व, क्या महत्व है, यू कैन रीड इट। शिक्षार्थी का ध्यान आकर्षित करना ताकि उन्हें सीखने की रुचि उत्पन्न हो, विषय के मुख्य बिंदुओं को स्पष्ट करने के लिए, भाषा संबंधित परेशानी को दूर करने में सहायक होती है, सीखने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली रूप से नियोजित करती है कि संदेश को चित्र या दृश्य की सहायता से प्रस्तुत किया जाए। उसमें निहित विचारों की तुलना, विश्लेषण और फैलाव स्पष्ट हो जाता है। इनसे विचार स्पष्ट और सरल होकर समझ में आते हैं और सीखने की प्रक्रिया को बदलती है। लेकिन जो पुराना मेथड हमारा सीखने का जो तरीका है उसको इस तरीके से इस उपकरण का उपयोग करके आप क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। और वही चीज फिर से लिखा है कि ध्यान को आकर्षित किया जाता है, मुख्य बिंदुओं को लिया जाता है। जैसे कि मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि टेलीविजन का आविष्कार कब हुआ, उसका क्या यूज है, नक्शे का क्या यूज है, हमने मेन पॉइंट लेने हैं और उस मेन पॉइंट के थ्रू सामने वाले को क्या करना है, एक्सप्लेन करके समझाने हैं। ठीक है, मतलब लास्ट वन है ना, लास्ट वन, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में दृश्य श्रव्य उपकरणों के महत्व और भूमिका को सभी शिक्षकों द्वारा स्वीकार किया जाता है और उसमें विभिन्न परिस्थितियों में सीखने और सिखाने के ऐसे गुण हैं जो अन्य साधनों में नहीं है। ठीक है, यही एक ऐसा आपका टीचिंग एड्स है, ऐसा बोल सकते हो आप, जिसका यूज आप कहीं भी इजी तरीके से कर सकते हैं। चाहे आप ऐसे एरिया जहां नेटवर्क की फैसिलिटी नहीं है, तो नेटवर्क की फैसिलिटी नहीं है तो सर यूट्यूब कैसे चलाएंगे, उसमें हमने देखे ना रिकॉर्ड वाला, उस चीज को आप पहले से रिकॉर्ड करके चले जाएं और उस चीज को जब आपको जरूरत होती है तो आप उसका रिट्राई कर सकते हैं, इट मींस उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली हम कह सकते हैं कि अगर हम अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, लोगों को अपने तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, तो हम दृश्य श्रव्य उपकरण का यूज करें तो वो ज्यादा आप आसान तरीके से सामने वाले को समझा सकते हैं और उस चीज को आप आसानी से सामने वाले को डिलीवर कर सकते हैं। ये सीखने वाले के साथ साथ जो सिखाने वाले हैं, जो टीचर्स हैं, उसके लिए भी उतना ही इफेक्टिव है। ओके, so that is all about the your visual oral tools, the methods, you can also say that. Any doubts? Yes, sir. Questions?